और आज हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान मौजूद है, जिनका नाम है रिटायर्ड मेजर जनरल ब्रजेश कुमार सर। सर जो हैं इंडियन आर्मी से रिटायर्ड हैं, मेजर जनरल के रैंक से रिटायर्ड हुए थे, और इनकी जो थी वो ही आर्मी इंजीनियर कोर्स। तो सर बहुत बहुत स्वागत आज हमारे शो में। थैंक यू, शुक्रिया। थैंक यू। तो सर मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि सर आज अभी जो आज हमारा सर ये वीडियो सेशन है सर, ये रहेगा चाइना और पाकिस्तान के बीच। और अभी जो समस्याएं चल रही हैं बॉर्डर पे, दोनों ही देश अभी काफी टेंशन पैदा कर रहे हैं भारत के लिए। तो सर मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि अभी सर जो एलओसी पे, लाइन ऑफ कंट्रोल पे जो काफी ज्यादा शैली, तो सर आप क्या समझते हैं कि ये शेलिंग जारी है लगातार, क्योंकि और काफी भारतीय जवान भी उसमें शहीद हुए हैं उस पाकिस्तान की शेलिंग के अंदर। तो आप क्या समझते हैं कि सर ये शेलिंग लगातार पाकिस्तान के द्वारा सीजफायर का उल्लंघन क्यों लगातार किया जा रहा है? हमारा और पाकिस्तान का मतभेद बहुत ही पुराना है और 1989-90 के आसपास से जब इंसर्जेंसी जोरों से चल पड़ी है। हेलो सर, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ। जब से इंसर्जेंसी चल पड़ी है जोरों से, जैसे मैंने बताया, पिछले करीब 31-32 वर्षों से, 1988-89 से, तो ये शेलिंग बॉर्डर पे अक्सर होता रहे। तो एलओसी की परिभाषा ही यही है, लाइन ऑफ कंट्रोल। जो जिसके कब्जे में है वहां बैठा है, और चूंकि डिस्प्यूट है, बाउंड्री डिफाइन नहीं है, तो ये हरकत कम बेसी चलती ही रहती है। और पिछले 30-31 वर्षों में हमने ये देखा है कि बॉर्डर की फायरिंग एक जरिया होता है पाकिस्तान द्वारा हमारे देश के अंदर घुसपैठिए भेजने का, टेररिस्ट अंदर भेजने का। बिल्कुल सर। दूसरा, इंटरनेशनल मीडिया में हल्ला करने का। तो ये जो शेलिंग है जो होती है, इसमें उतार और चढ़ाव मकसद के ऊपर होता है। दूसरी बात जो ज्यादा जरूरी है कि जब वो शेलिंग हमें करते हैं तो हमें उनका अच्छा खासा जवाब भी देते हैं। तो कुछ क्षति हमें होती है जो कि स्वाभाविक है, लेकिन जो कैजुअलिटी भी हम सफर करते हैं वो होना नहीं चाहिए। लेकिन परिस्थिति ऐसी बनी हुई है, ये ड्यूअल सा चलता रहता है। और हमारी ये चेष्टा रहती है कि शेलिंग के बहाने उन्हें कुछ और फायदा जो लेना चाहते हैं वो न लें। तो आपको तो पता है कि कश्मीर वैली के अंदर स्थिति सामान्य नहीं है, और उसका एक प्रमुख कारण रहा है हमारा पश्चिमी देश जो नेबरहुड में है, पाकिस्तान। तो अभी आप देखेंगे पिछले खासकर
1 साल से ऊपर जब से हमने नया संविधान लाए हैं, संविधान में संशोधन करके धारा 370 हटाई गई है और तब से पाकिस्तान थोड़ा ज्यादा विचलित है। वो हमारे वैली में हमारे लोगों को और उकसाना चाहता है, भड़काना चाहता है, सामान, एक्सप्लोसिव, पैसे से मदद कर। और जहां तक भारत सरकार सवाल है और जम्मू एंड कश्मीर की स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन का, हमने बहुत अच्छे और कड़े कदम लिए हैं। पहला, हमने वैली को एक बाहर के तरीके से सील कर दिया है कि पाकिस्तान से घुसपैठिए अंदर ना आ पाए। दूसरा, जो इंसर्जेंट्स हैं, जो टेररिस्ट हैं हमारे यहाँ, उनको पकड़ के एलिमिनेट कर सकें तो एलिमिनेट कीजिए या लॉ एंड ऑर्डर के अंदर ले आए। और इसमें हमें खूब कामयाबी मिली है। अगर आप आंकड़े देखेंगे तो वर्ष 2020 में करीब 150 से ज्यादा जो टेररिस्ट हैं उनका खात्मा हुआ है। और खुशी की बात ये भी रही है कि बहुत सारे हमारे यूथ जो मिसगाइडेड थे, उन्होंने खुद सरेंडर किया और मेन स्ट्रीट से मिलना चाह रहे हैं। और तीसरा, हमने जब पॉलिटिकल एक्टिविटी जब शुरू की है जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी में, और लोकल चुनाव का जब ऐलान किया है और उसको हम कर रहे हैं, तो इसमें भी पाकिस्तान का गेम साफ नजर आया है। वो इसको डिसरप्ट करना चाहते हैं। तो आप देखेंगे ये जो हरकत हो रही थी या कर रहे हैं, कुछ दिनों में किया है, इसका यही एक मुद्दा था कि जो कश्मीर वैली में खासकर जो पीस की स्थिति हम बना रहे हैं, हालात को नॉर्मलाइज कर रहे हैं और डेवलपमेंट का काम, पॉलिटिकल एक्टिविटी ग्रो करने का काम, अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन प्रदान करने का काम, तो उसको देख के शायद उनको भय ज्यादा है। तो ये जो आप शेलिंग की बात कर रहे थे, उसको कोई ऐसी चीज नहीं है, अन्यथा न ले, बिकॉज ये उनकी पुरानी टेस्टेड और ट्राइड टेक्निक है। उसमें एक और मैं चीज डालना चाहता हूँ, प्रभाव डालना चाहता हूँ कि टेररिज्म का सपोर्ट है वो लोकल लोग होते हैं, वही उनके ऑक्सीजन होते हैं। ये देखा गया है कि ये ऑक्सीजन नेचुरल नहीं है, इसको पैसे से प्रदान किया जाता है। पत्थर फेंकने वाले हो तो, गन रन करने वाले हो तो, या युवा लोगों को भटकाने और भड़काने वाले हो तो बाकी कदमों के साथ सरकार ने इसके ऊपर में भी जो कहते हैं स्लश मनी और डूबियस मनी है, इसके ऊपर काफी अंकुश लगाया है। और हाल में ये देखा गया था, एक आध साल पहले या 2 साल पहले, बहुत मात्रा में अफीम भेजा जाता था। वो भी एक जरिया था यूथ को पकड़ में लाने का, उनको पैसे बनाने का और लोगों को गुमराह करने का। तो ये आप देखेंगे कि हमारे जो कदम लिए गए हैं सरकार द्वारा, दोनों
भारत की सरकार। जम्मू और कश्मीर की जो यूनियन टेरिटरी की सरकार, सिक्योरिटी फोर्सेस, आर्मी आती है, राष्ट्रीय राइफल्स आता है, जम्मू एंड कश्मीर की पुलिस आती है, और केंद्रीय सीआरपीएफ, बीएसएफ, जो भी डिप्लॉय है, पुलिस आती है सर जी। तो उन्होंने बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। और ये जो पाकिस्तान की जो नीति रही है, हमेशा जैसे इसको तोड़ने की या इसको भंग कर। जी सर, सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ हाँ, बोलिए, बिल्कुल, आई एम एबल टू हियर यू। तो मैंने आपके पहले जो ओके सर, मेरा ये बिल्कुल सर, आपको आवाज आ पा रही है? हाँ, आप आ रही है, बोले। हेलो। यस, आई कैन हियर यू हिमांशु। आगे पूछिए, आगे क्या और किस विषय पे अपने शेलिंग पे पूछिए। ठीक, हाँ बिल्कुल सर। सर, मेरा आपसे ये दूसरा सवाल है कि जब सर ये कश्मीर में जब आतंकवाद एक चरम सीमा पे था अपने, तो ऐसा क्या कारण था कि उस टाइम हमारे भारतीय सशस्त्र बलों के जवानों की काफी संख्या में शहादत होती थी, और आतंकवादी भी उन्हें ये लोकल सपोर्ट मिलने के कारण वहां पे भारतीय जवानों की शहादत ज्यादा हुई, या फिर ये पाकिस्तान इसका सबसे बड़ा कारण था? देखिए, ये इशू तो पेचीदा रहा है। और जब शुरू शुरू में आप कह रहे हैं कि हमारी सन 1980 से सर 89 से लेके 1996 तक ये काफी ज्यादा। हाँ हाँ, तो ये कारण पुराना रहा है कि इसके अंदर जो कश्मीर वैली की अंदरूनी पॉलिटिक्स रही है, या उनके जो पॉलिटिकल प्रोसेस रहा है, उनके मेन जो कश्मीर की वैली की जो पार्टी हैं, उनका योगदान रहा है। गवर्नर की का रूल हो तो या नहीं, क्योंकि ऐसे तत्व थे जो हार्ड लाइनर्स थे। अब जैसे हम बात करते हैं, हुर्रियत एक जमावड़ा था 10-15 पार्टी का। अब सब के सब की इन्फ्लुएंस रही है कश्मीर वैली में, थोड़ा कम या थोड़ा ज्यादा। तो इस माहौल में जब आपकी पॉलिटिकिंग है, आपकी हुर्रियत एक पॉलिटिकल ग्रुप है जो पॉलिटिकल प्रोसेस में हिस्सा नहीं लेता है, इलेक्शन नहीं लड़ता है, ठीक है, लेकिन उसका उसका इन्फ्लुएंस है। तो ये माहौल तो बहुत अजीब सा हो गया। और अब ध्यान दें, हुर्रियत को, लोगों को पाकिस्तान से मान्यता थी। हुर्रियत के लोग के रिश्ते में भी, करीब रिश्ते भी पाकिस्तानी थे। पाकिस्तान हाई कमिश्नर इनको बुलाती थी, बातचीत करती थी। आपके हुर्रियत के लोग पाकिस्तान जाते थे या विदेश जाते थे,
गुफ्तगू करते थे। तो इन सब जो माहौल पैदा होता है, आप सिक्योरिटी फोर्सेस कितनी भी लगा दें, जब तक कि स्टेट के अंदर के जो लोग हैं वो लॉज के द्वारा, पूरी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम हो, उसके अंदर लोकल जे.एन.के पुलिस भी आती है, उनके कोर्ट्स भी आते हैं और उनके लॉयर्स भी आते हैं, और आप देखेंगे ये सब मिलकर के हर एक फ्राइडे को दिन एक बहाना सा मिल जाता है गुफ्तगू करने का, कुछ प्लानिंग करने का। तो ये सब माहौल जो रहा है वो चलता भी रहा है। अब आप देखेंगे हमारे देश के अंदर एक ही जगह इथनिक क्लींसिंग हुई है, जब उन दिनों शुरुआत में हमारे पंडित भाई लोगों को वहां से खदेड़ दिया गया। तो ऑब्वियसली पॉलिटिकल लीडरशिप जो वहां थी उन दिनों, या तो मौन व्रत कर रखी थी, या उनकी क्षमता नहीं थी। कश्मीरी पंडित जी, या लोकल जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन थे वो मुंह ताकते थे, और ये बहुत बेखूबी से किया गया, डर पैदा करके शाम को कुछ लोगों को मार करके, लासा कौल को मारा या किसी और को मारा। जो हमारी नारियां हैं कश्मीरी भाइयों की, पंडितों की, उनको डरा करके कुछ रेप केसेस भी हुए होंगे। आपके मस्जिदों से आवाज आती थी वो इनको निकाल दो। एक ऐसा माहौल पैदा किया और उस माहौल से दहशत हो गई। अगर आपको याद होगा तो छत्तीस सिंहपुरा में सिखों का गांव का मैसेकर भी किया गया। तो इस तरह का माहौल अगर पैदा किया जाता है तो कोई भी सिक्योरिटी फोर्सेस या भारत सरकार कुछ खास नहीं कर पाई। तो शायद जो हम लोगों ने कदम अभी लिया है पिछले साल या कुछ साल पहले, तो बड़ा मैं कहूंगा कॉम्प्रिहेंसिव स्टेप्स हैं। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब है आपने सारी चीजें ध्यान में रखी हैं। एक लेजिस्लेटिव प्रोसेस कि आपने आर्टिकल 370 को हटाया, आपने तो सिटीजन्स के राइट से कश्मीर और जम्मू में उसमें तब्दीलियां लाई। बिल्कुल सर। आपने काफी मात्रा में सिक्योरिटी के कायम रखने के लिए फौज को इंडक्ट किया। जो घिसे पिटे पुराने लीडर थे हुर्रियत को आपने बंद किया। वैसे पॉलिटिकल लीडर्स जो गेम खेलते थे दोनों तरफ से, अपने लोगों के साथ में भी और भारत वर्ष के साथ में भी, तो आपने किनारे किया। आपने सिक्योरिटी फोर्सेस को मोटिवेट किया, उनमें जान डाला कि वो अपना काम बिना डर के कर सके। साथ साथ आपने डेवलपमेंट की, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स शुरू की, पुल बनने हो, रोड बनने हो, बिजली की सप्लाई, पानी की सप्लाई, स्कूल। बीच में कोविड आ गए, तो कोविड के प्रकोप से बचने के लिए बहुत सारे कदम उठाए गए, बड़े अच्छे कदम थे। अस्पताल की व्यवस्था हो, डॉक्टरों की बात हो, या सबसे ज्यादा लोगों को सेंसिटाइज करने की बात।
कोविड क्या है, क्या प्रिकॉशन लेने, मास्क पहनिए। तो इन सब कारणों से ही चीजें में बदलाव आ रहा है। ये हम नहीं कह सकते कि बदलाव आ गया है। ये बहुत ही बिल्कुल सर। पेचीदा और कॉम्प्लेक्स है। तो एक एक कदम करके आगे चलना है। सो फार सो गुड, हम काफी होपफुल है क्योंकि कई सारे कदम हमने उठाए हैं और सब दिशा में उठाए हैं। और जो आजकल देखने को मिलता है, यूथ ऑफ कश्मीर, उसका रिस्पॉन्स जो सोशल मीडिया पर नजर आता है, उसकी जो सजगता है पढ़ाई के बारे में, खेलकूद के बारे में, इकोनॉमिक इम्प्रूवमेंट के बारे में, तो ये सब बहुत ही पॉजिटिव सिग्नल्स हैं। और इनको मैं कहूंगा दीज आर ग्रीन शूट्स, इसको ऊपर हमने बिल्ड करना है। तो अभी जितने स्टेक होल्डर्स हैं, वहां के एडमिनिस्ट्रेशन के लोग, खुद कश्मीर के लोग, उनकी पुलिस की यूथ, सिक्योरिटी फोर्सेस भारत सरकार की या हम लोगों की, और जो लोग इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करते हैं, हमने बखूबी से योगदान दिया है और दे रहे हैं। और इस दिशा में हमको चलना पड़ेगा ताकि पुरानी जो कहानी है उसको हम बंद करें। और हम आशा करते हैं कि शायद इसमें हमें सफलता मिलेगी। तो ये रहा आपके दूसरे सवाल के बारे में कि पहले क्या था और अब क्या है और क्यों क्यों हुआ और कैसे हुआ। बिल्कुल सर। सर मेरा से एक दूसरा सवाल ये है कि अभी जो 5 से 6 दिन पहले नगरोटा में एक आतंकवादी हमला हुआ जिसमें 4 आतंकवादियों को ढेर कर दिया हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुठभेड़ के अंदर। और इसके बाद ये पता चला कि जो वो आतंकवादी थे वो में किसी सुरंग के माध्यम से भारत में दाखिल हुए। और उनका ये मंसूबा था कि 26/11 की जो बरसी आने उस पर कुछ एक बड़ा हमला किया जाए। तो सर इसमें आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान और चाइना की दोनों की मिलकर ये साजिश रची गई थी कि भारत को एक एलओसी के ऊपर या कश्मीर के अंदर एक ऐसा बिजी कर दिया जाए कि भारत को अपने जो सेनाएं हैं एलएसी से वहां से हटा के वापस पीछे लानी पड़े। तो सर इसके संदर्भ में आपका क्या कहना है सर? ये देखिए, दो चीज। पहले तो ये जो आपके 4 आतंकवादी का ढेर हुआ है जम्मू या नगरोटा के आसपास, इनका भी मंसूबा वही था, लोकल इलेक्शंस जो आ रहे हैं, जो चल रहे हैं, को डिसरप्ट करना। अगर उन्हें मौका नहीं मिलता है बॉर्डर या एलओसी को पार करके आने का, क्योंकि वहां फौज का जमावड़ा अच्छा है, लोग सजग हैं, फेंसिंग लगी हुई है, हमारी सर्वेलेंस अच्छी है, तो वहां से नहीं आने में उनको दिक्कत हो रही है। तो वहां से दिक्कत आएगी तो फिर वो सारे हथकंडे अपनाएंगे कि किसी तरीके से इन लोगों को भेजा जाए। तो आपने ये भी देखा होगा कि उनके पास में काफी भारी मात्रा में राइफल्स और एम्युनिशन और एक्सप्लोसिव थे, माने विध्वंस काफी वो कर सकते थे और इतना ज्यादा लेके जा रहे थे क्योंकि वहां खुद कमी पड़ गई। अब आने का तरीका तो वही सही है कि सर एक आदमी पे भी 3-3 हथियार, एक तरीके देखा जाए तो वो तो स्वाभाविक है, वो ज्यादा लाना चाहता है बिकॉज हथियार की कमी है। आपकी नजर जो है, आपकी पकड़ उनके ऊपर मजबूत होती जा रही है, इंसर्जेंट के ऊपर, तो ये ऐसे तरीका अपनाएंगे।
और आने के लिए क्योंकि पाकिस्तान के साथ हमारी जो फेंसिंग, बॉर्डर फेंसिंग है, और वो भी गार्ड रहती है, तो नए नए तरीके निकालेंगे, सुरंग बनाएंगे या ऊपर से फेंकेंगे। वो आजकल वो निकलती है ना, वो छोटे से फ्लाइट पे ड्रोन्स के माध्यम से उन्होंने हमारे पास अफीम भी भेजा है पंजाब के बॉर्डर में। तो ये तो हम लोग को सजग रहना पड़ेगा। तो वो एक उनका तरीका, इन्होंने तरीका अपनाया। जहां तक कि ये बात है, क्या ये चीनी और पाकिस्तानी मिलके कर रहे हैं, संभव है, लेकिन कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं है, बिकॉज चीन पाकिस्तान का बहुत पुराना दोस्त रहा है। तो कुछ कोऑपरेशन हो सकता है। हालांकि चीन की अभी जो दिशा है, सोच है, वो अलग है, तो दुनिया पर ज्यादा है, क्योंकि वो चैलेंजर है वर्ल्ड ऑर्डर में। उसकी लड़ाई बहुतों के साथ है, हमारे साथ तो है थोड़ी बहुत बॉर्डर पे, लेकिन उसकी बड़ी लड़ाई है। तो ये कहना कि दोनों ने मिलकर ये किया है, ये तो शायद थोड़ा सा ज्यादा होगा। बट ये जरूर है कि आपस में दोस्त हैं, अच्छे खासे दोस्त हैं, और पाकिस्तान को मनोबल चीन से मिलता है। मनोबल ही नहीं, पाकिस्तान के जितने ज्यादा आजकल हथियार हैं, और मोर इम्पोर्टेंटली न्यूक्लियर पावर में उनकी पूरी मदद रही है। पाकिस्तान की मिसाइल जितनी है, नाम वो जो भी दे दें, बाबर और हातिफ और ये सब बेसिकली चाइनीज है। तो वो कोऑपरेशन तो उनमें है, मिलिट्री लेवल पे भी है और इकोनॉमिक लेवल पे भी है। और माहौल ऐसा है कि वो घटेगा नहीं, ग्रो ही कर सकता है। तो ये जो आतंकवादी पकड़े गए, ये जैश-ए मोहम्मद के संदिग्ध लगता है, जो कि हमेशा हिंदुस्तानियों के खिलाफ कश्मीर में लड़ता रहा है। उनके हैंडलर्स की बातचीत भी पता लगी है, तो हम कंफर्म हैं कि ये अपने वेस्टर्न नेबर के ही हैं। तो ये नई बात नहीं है, बट यस, इसका मकसद इस दफा इलेक्शंस को भंग करना, दहशत के जरिए चुनाव की जो प्रक्रिया है उसको भंग करना था, ताकि जो नॉर्मलसी हम कह रहे हैं डिलेड हो, नहीं आए। तो ये इनका एक मुद्दा रहा है। बिल्कुल सर। और ये बारी बारी से इसको कोशिश करते हैं किसी तरीके से निकल जाए। आगे आगे चलें। ये बिल्कुल बिल्कुल सर। सर मेरा आपसे ये सर दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन ये है कि सर अभी हाल फिलहाल में जो भारत के साथ में शेलिंग चल रही है, आर्टिलरी शेलिंग चल रही है, तो इंडियन आर्मी जो हमारी भारतीय सेना है वो भी हर एक एलओसी शेलिंग का माकूल जवाब देती है, मुंह तोड़ जवाब देती है। तो सर हर बार ऐसा क्यों देखा गया है कि पाकिस्तान अपने जो सैनिकों की कैजुअलिटीज को कभी डिस्क्लोज नहीं करता है? वो ये बताता भी नहीं है कि उसके कितने सैनिक मारे गए या फिर कितने घायल हैं। तो सर इसका मुख्य कारण क्या है आपके नजरिए से? देखिए, पाकिस्तान भी एक डेमोक्रेटिक देश है, लेकिन उसका ढांचा बहुत अलग है। वो वहां की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, वो मिलिट्री के, खासकर पाकिस्तान
आर्मी के निशानों पे ही चलती है या इशारों पे ही चलती है। तो पुरानी बात की बात कही जाए तो आपको याद होगा, दर्शकों को याद होगा, 1999 में जब करगिल के अंदर उन्होंने घुसपैठी लड़ाई की, तो उनके जब सैनिक मारे गए तो उनको लेने को तैयार नहीं थे। स्थिति ये आ गई थी, कुछ उनके एक दो अफसरान या जो शहीद हुए थे, हम लोगों ने, इंडियन आर्मी ने एक सही तरीके से उसको, हम लोगों ने अंतिम क्रिया की उसकी पूरे मिलिट्री ऑनर्स के साथ में, जैसे कि आमतौर पर होता है। तो ये इनको नहीं मानना या इनको ऑफिशियली कहना कि हमारे लोग नहीं हैं, तो ये इनका गेम रहा है। दूसरी बार एक जब 25/11 वाला जो अटैक था बम्बई में, उसमें भी पहले तो यही कहते रहे, ये कसर हमारा बंदा नहीं है। हाँ। तो वो उनकी चाल रही है, वो करते रहे हैं दुनिया को दिखाने के लिए कि देखिए हम प्लान तो जरूर करते हैं कि हमारा इसमें हाथ नहीं है। तो उनका ये गेम तो सब ओपन हो रखा है, बेनकाब हो गए हैं, वो लोग समझते हैं। अगर वो आप देखेंगे, एक और हमारे साथ नहीं, अमेरिका के साथ हुआ था। ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में काकुल एक जगह है जहाँ उनका मिलिट्री एकेडमी है, उसके एकेडमी ठीक बगल में एक घर में रह रहे थे। तो अमेरिकन उनको रात को कमांडो एक्शन में उठा के मार के ले गए, लेकिन पाकिस्तान तो तब भी कह रहा था कि मुझे तो उसका पता ही नहीं है। तो उनकी बातों का विश्वास दुनिया में किसी पे नहीं, कोई करता, हम लोग भी नहीं करते, यहां तक कि पाकिस्तान अवाम भी नहीं करती। लेकिन सबों का कारण एक ही है, जैसे मैंने पहले बताया, पाकिस्तान का जनरल हेडक्वार्टर्स और आर्मी, वो पाकिस्तान पर शासन करते हैं, जवाबदेही नहीं है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है, इलेक्शन भी में हिस्सा भी नहीं लेते हैं, लेकिन डिसाइड करते हैं इलेक्शन के जरिए कौन सा प्राइम मिनिस्टर होंगे, प्रधानमंत्री कौन होंगे, जो उनके हिसाब से सरकार चलाएगा। हाँ, की इंटरेस्ट है, उनको नहीं छेड़े, जो भी है। जैसे पाकिस्तान की न्यूक्लियर पॉलिसी, इंडिया की पॉलिसी, पाकिस्तान का जो बजट है डिफेंस का, ये सारा कुछ के लिए वो बहुत ही सेंसिटिव है। वो जो चाहते हैं वही होता है। तो घूम फिर के कहानी जो है पाकिस्तान इसी पर निर्भर करती है, उनका गवर्नेंस का सिस्टम और उनकी फौज का रोल जो है, या उनकी फौज की जो पकड़ है पाकिस्तान की सरकार पे, पाकिस्तान की अवाम जैसे वहां कहते हैं लोगों के ऊपर में, तो इस कारण है कि वो इन सब चीजों को खुलासा नहीं होने देते हैं, क्योंकि उससे उनकी जो है छवि जो है बिगड़ेगी। तो कोई भी जो सत्ता में है या जो पावरफुल तत्व हैं, वो नहीं चाहते उनकी छवि देश के अंदर या देश के बाहर खराब। तो सर मेरा एक आपसे एक सवाल और है सर, कि अभी पिछले 6 दिन पहले पाकिस्तान, जिसमें वहां के महमूद कुरैशी, DGISPR बाबर इफ्तिकार चौधरी, उन्होंने शामिल हुए और
उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भारत के खिलाफ एक आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू किया, जिसमें उन्होंने ये आरोप लगाया कि भारत पाकिस्तान में आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है। तो सर, आप इस आरोप को कैसे देखते हैं कि क्या ये एकदम पूर्णतः सही है, या पाकिस्तान का ये झूठ चल पाएगा काफी दिनों तक? अब देखिए, ये तो हंसने वाली बात है, इसमें कोई सीरियसनेस नहीं है, क्योंकि भारत तो आतंकवाद से ही जूझ रहा है कई दशकों से। हाँ। और पहले दुनिया हमारा साथ नहीं देती थी, हमें सीरियसली इसको नहीं लिया जाता था, नहीं लेती थी। लेकिन जब 9/11 हो गया और आतंकवाद की वजह से अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में जब एयरक्राफ्ट मारे उसको विध्वंस किया, या फिर पेंटागन में जब, तो पूरी दुनिया के समझ में आ गया कि आतंकवाद का जो गढ़ है वो कौन है, वो पाकिस्तान। तो तब से लेके आज तक अभी आप देखेंगे कि चीजें बदली हो गई हैं। पाकिस्तान की जो छवि है वेस्टर्न कंट्री से, उसको परेशानी है। जो अरब वर्ल्ड कहते थे उससे भी उसको परेशानी है। तो बचे खुचे उसके दोस्त भी कम हो गए हैं, चीन और टर्की और थोड़ा बहुत ईरान और मलेशिया को छोड़ के। तो ये जो इनकी कहानी है उसमें दम नहीं है, और फाइनेंशियली इकोनॉमिकली उनकी हालत काफी नाजुक है, खराब है। और कोविड ने उसको और बर्बाद किया है। भारत की वजह से और लोगों के साथ मिलके उनको FATF के अंदर ग्रे लिस्ट में डाला हुआ है। बिल्कुल सर। वो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स कहते हैं, फोर्स। तो उनको पैसे भी नहीं मिल रहे हैं। तो इस माहौल में वो कुछ हरकत करना चाहते हैं कि देखिए हम पीड़ित हैं, हम पे FATF की जब मीटिंग होती है तो फिर हरकतें शुरू कर देते हैं कि हम तो खुद पीड़ित हैं, हम भारत ने हमको परेशान करके रखा है। तो तरह तरह की बहाने बनाते हैं, लेकिन उसमें कोई तथ्य नहीं है, कोई दम नहीं है। तो ये उनका रोना है, चिल्लाना है, क्योंकि वो चाहते हैं कि उनको फाइनेंशियली लोग उसको मदद करें और एक तो FATF के ग्रे लिस्ट से निकालें, और वैसे भी उनकी जो लोन्स वगैरह हैं उसको रीशेड्यूल करें। ये उनकी जो कोऑपरेशन है चीन के साथ में, CPEC, तो है तो बहुत बड़ा वो प्रोजेक्ट स्केल्स में, लेकिन उसको पेबैक करने की स्थिति में पाकिस्तान तो नहीं है। तो इन सब माहौल से कोई, वो भी एक गेम कहेंगे कि वो कह रहे हैं कि भारत हमको दहशतगर्दी कर रहा है, और ये मीडिया को या खुद के लोगों को लुभाने वाली बात है या बहकाने वाली बात है। जब परेशान होते हैं तो बहाने तो ढूंढते ही हैं, वो एक बहाना ढूंढ रहे हैं, दोनों इकोनॉमिक रीजन से और दूसरा अपने लोगों को बताने के लिए। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, कोई ऐसा दम नहीं है, और इसको हम लोग बिल्कुल खारिज करते हैं, बिकॉज इस तरह की चीजें भारत नहीं करता। बिल्कुल। सर, मेरा ये आपसे एक प्रश्न और रहेगा कि सर, जब भी कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में कोई भी आतंकवादी हमला या होने वाला होता है, उससे पहले वहाँ के प्रधानमंत्री श्री इमरान खान जो हैं ट्विटर पर आते हैं और भारत के खिलाफ अनर्गल बातें लिखते हैं, और ये कहते हैं कि इंडिया एक कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पाकिस्तान के खिलाफ करने वाला है। और उसके तुरंत बाद या चंद दिनों में कोई ना कोई एक बड़ा आतंकवादी हमला होता है। जैसे हाल में पिछले 2 महीने पहले जब एक कार बम
एक कार बम को डिफ्यूज किया गया था जम्मू कश्मीर में, एक सेंट्रो गाड़ी के अंदर जो एक आईईडी रखा हुआ था, उससे कुछ 2 दिन पहले ही इमरान खान ने एक ट्वीट किया था। ट्वीट में ये कहा गया था कि भारत कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के जरिए वापस से पाकिस्तान पर हमला करने की फिराक में है। तो सर आप इसको कैसे कि ये पाकिस्तान आर्मी का और वहां के आतंकवादियों के बीच गठजोड़? ये कायदे से प्राइम मिनिस्टर ऑफ अ नेशन को एक छोटी सी घटना के साथ लिंक करना शायद उतना उचित नहीं हो, बिकॉज ये जो घटनाएं हैं, छुटपुट घटनाएं आतंकवाद की, वो एक पॉलिसी के तहत चलती रहती हैं। कम बेसी होता है माहौल के अंदेशा। और जहां तक इमरान खान का सवाल है, अगर आप पाकिस्तान में सोशल मीडिया देखें तो उनकी क्रेडिबिलिटी बहुत कम है। तो पाकिस्तान के लोग तो उनको कठपुतली मानते हैं, उतने सीरियसली लेते भी नहीं है। बिल्कुल। तो हैं, वो चुने हुए नेता हैं, प्रधानमंत्री हैं पाकिस्तान की, तो हम उनकी उस हिसाब से लहजे से देखते हैं। लेकिन उनकी ट्वीट से एक हरकत जो जमीन पे होती है, ऑपरेशन लेवल पे होती है, वो कहना नहीं होगा। हालांकि ये बात सही है, चूंकि वो खुद कठपुतली के जैसे सरकार हैं, तो पाकिस्तान फौज या DGIS जो भी कार्यक्रम होता है, जो भी चीजें चलती हैं, उसमें इमरान खान का कोई उसमें दखल अंदाजी नहीं होता है, ना वो इनसे पूछते हैं। मैं फिर इसमें एक बार पहले ले जाऊंगा, 1999 में नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर थे और उनको खबर नहीं थी कि परवेज मुशर्रफ कारगिल में घुस आए हमला कर। तो जहां तक पाकिस्तान आर्मी और उनके पॉलिटिकल लीडरशिप का जो रिश्ता है, वो कोई नया नहीं है। नवाज शरीफ ने तो फिर भी आंख दिखाने की कोशिश की है, कभी कभी दांत भी निकालने की कोशिश करते थे, तभी उनको पानी हटा दिया गया था 3-4 टर्म के बाद में। ये तो इमरान खान साहब तो अभी नए हैं, ना उतना बेस उनका पॉलिटिकल है, तो ठीक है, वो ऐसे ही चलती रहेगी, उसमें हमको ज्यादा देखने की आवश्यकता नहीं है। ये कहना उचित होगा कि जब तक पाकिस्तानी फौज का पाकिस्तान पे कब्जा है, ये सब चीजें चलती रहेगी। तो आखिर में कहूंगा, द विलन ऑफ द पीस इज पाकिस्तान आर्मी। सर मेरा आपसे एक प्रश्न ये रहेगा दूसरा कि जो चाइना है, अगर आप सर सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ, आ रही है, बताओ। सुन सकता हूँ, बोलो। हेलो। हाँ, बोलिए हिमांशु, मैं सुन रहा हूँ। Yeah, go ahead. I can hear you. सर आप सुन